टॉपिक आज का है वेव, तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल बता भी रहे थे आपको। और मैंने तो फार्मूले आपको कल बताया थे कि आप निकालें, इसको निकालें, आप नहीं निकालें। कोई फार्मूला हो उससे बीमा निकाल सकते हैं या मात्रा बताते हैं निकालने के लिए। कल बहुत समझाया था आप लोगों को। तो आगे देखिए, बात कर रहे थे वेव की। वेव तरंगे, तरंगे होती क्या है? तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, कुछ नेचुरल होती है। जो देखिए जो नेचुरल होंगी उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक। जैसे सनरेज, जो सूर्य की किरणें लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से आती है, तो इनको चलने की आवश्यकता है माध्यम की, कोई नहीं माध्यम। लेकिन हम बोल रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो यह माध्यम क्या है? हेलो करते हैं फोन से, तब ये माध्यम हो गया। टेलीफोन से बात करते हैं, तार लगे हुए हैं, मेटल्स लगी हुई है, ठीक, ठोस माध्यम हो गया। दोनों बात कर सकते हैं पानी के अंदर। तो ये क्या है? लेकिन जो नेचुरल है, ठीक है, तो ये बनाए दो प्रकार की हो सकती है। ये तो वे तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, और एक वे तरंगे जिनके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो भाग बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा यांत्रिक तरंगे। देखिए यांत्रिक, यांत्रिक तरंगे। दूसरा हो जाएगा अयांत्रिक। इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल वेव, और इन्हें बोलेंगे नॉन। तो यहाँ शायद लिखवाया दूसरे, यहाँ पर लिख लेंगे। संचरण के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक लाइन से नोट कर लीजिए, यहाँ पर चलने के लिए, संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम होगा। माध्यम कौन सा हो सकता है? तो सही, द्रव, गैस, ठीक। ये माध्यम में चल सकता है, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस। और यहां लिख लेंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों में डिफरेंस सही है। यांत्रिक तरंगे जो होंगी, सीधे पूछता ध्वनि तरंगे कैसी होती है? यांत्रिक तरंगे, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल देख लेंगे, और यहां पर एग्जांपल देख लेंगे। तो यहां पर तरंगे कौन सी हो जाएंगी? एग्जांपल में लिख लीजिए। ये तो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगे। इसे ट्रांसवर्स कहा जाता है, ट्रांसवर्स में, यानी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दोनों लिख लेना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो लिखी बात आएगी तो सीधा हम समझते हैं कि ये तरंगे हो जाएंगी। यांत्रिक तरंग की बात करेंगे, दो प्रकार की तरंगे, और जो आयन तरंगे होती हैं इसे कहता है विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय
एक मिनट और डिस्टर्ब करूंगा मैं। तो क्या बता रहे थे, ये जो है हाँ आयाम की तरंगें जो होती है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब डाल लीजिए हेडिंग ये वाली आप, अनुप्रस्थ तरंगें। ट्रांसवर्स वेव, देखिए होती क्या है। जैसे मान लीजिए एक रस्सी ले लें, रस्सी को किनारे बांध दें, यहाँ पकड़ लें, तो उसको हम ऐसे हिला दें, तो आप देखते हैं कि ये मान लीजिए आधार हो गया हम है, और इस तरफ को तरंग उत्पन्न करेंगे, तो पहले तरंग कहाँ जाएगी आप देखेंगे, ऐसे चलेगी। कैसे, ऐसे करती है। तो आप देखिए जो तरंग चल रही है, चलने की दिशा के लंबवत जा रही है, ये कण कहाँ जा रहे हैं, लंबवत जा रहे हैं। तो ये दूरी आपकी तो हो जाएगी, ये दूरी देखिए आप, इसे कहते हैं आयाम। क्या बोलेंगे, आयाम। तो एक आयाम आपका हो जाएगा, और दूसरा ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है अधिकतम, अपने मध्य बिंदु से कोई तरंग जितनी ऊंचाई जाती है, ठीक, उसे कहते हैं सरंग। क्या बोलेंगे, सरंग, इसे गर्त कहते हैं। तो ये सरंग एक भी हो जाएगी, तो एक सरंग से दूसरे सरंग के बीच की दूरी कहलाती है ये तरंग दैर्ध्य, इसे लैम्डा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो अनुदैर्ध्य तरंग उसमें तरंगें होती है, इस सरंग को गर्त के रूप में गमन करती है। ये डायग्राम बना लीजिए, दो लाइन लिख लीजिए। यहाँ से इसका जो पूछा गया वही करवा देंगे आपको, बता दें कैसे। बच्चे बहुत कम ही आए हैं आज, संतुल ज्यादा बच्चे आ गए थे, 20 बच्चे कल थे, 19। अच्छा आज लड़कियां नहीं थे, तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिए अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे सरंग और गर्त के रूप में गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंगे सरंग और गर्त के रूप में गमन करती है। ऐसी तरंगे हम कहाँ देख सकते हैं, रस्सी में उत्पन्न कर सकते हैं, और जल में, लिख लीजिए इस प्रकार की तरंगे रस्सी और जल में उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए जो आवृत होती है इसकी, जो सवाल पूछा था वही आ जाएगी। जो आवृत होती है उसे बोलते हैं आई समानुपाती आयाम स्क्वायर, ये ध्यान देने की बात है। इसे क्या बोलेंगे, आवृत समानुपाती आयाम। ये स्क्वायर। सवाल क्या पूछता है यहाँ पर, ठीक सुनिए, पूछेगा एक किसी तरंग का आयाम 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल लिख लीजिए, अब ये देखते हैं आपका आंसर सही है। आयाम 4 गुना किया, हाँ लिखिए, यदि किसी तरंग, हाँ यदि किसी, प्रश्न लिखिए, यदि किसी तरंग का आयाम
4 गुना कर दिया जाए, ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। यदि किसी तरंग का आयाम 4 गुना कर दिया जाए तो आवृत्त कितने गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन लिख लीजिए। 2 गुना, सेकंड 4 गुना, तीसरा 16 गुना, चौथा 32 गुना। ऑप्शन हमने लिखा 2 गुना, 4 गुना, 16 गुना, 32। बहुत सिंपल है। देखिए लिखा है आई समानुपाती ये स्क्वायर, तो आई हटा देंगे समानुपाती बराबर ये स्क्वायर हो गया होगा। आयाम कितना है 4 गुना, तो आई यही रहेगा। ये जब क्या कर देंगे 4 और ऊपर स्क्वायर तो लगेगा आपका, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना। ऐसा लगा सकते हो जब आवृत्ति करी जाएगी तब 2 गुना आएगा। हाँ ठीक है। यहाँ तो वर्गमूल का नहीं आया, आप 4 गुना कर दिया जाएगा, वो 3 गुना पूछ सकता है। देखिए यदि आयाम कर देंगे, लगा लिया आप लोगों ने, लग गया समझ में आ गया हो नहीं आया? ये तो पूरा बहुत आसान है बच्चों वाला। जैसे आयाम कर दिया 3 गुना तो क्या हो जाएगा बताइए, 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 यहाँ 9 गुना हो जाएगा। बस जिसका पूछ रहा है ठीक है उसको इसके अंदर बंद कर दीजिए। उसने कहा है कि 5 गुना कर दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे बराबर 25 गुना हो जाएगा। ऐसे लगा सकते हो। क्लियर? अगला डाल लीजिए अनुदैर्घ्य करेंगे तो मेन इंपॉर्टेंट है अनुदैर्घ्य। अभी वनडे क्लास में बहुत पूछता रहा में आवृत्त क्या है, कंपन क्या है, दोलन क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगत क्या है, v बराबर है लैम्डा क्या है, इतना आता है। लेकिन ये आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, ठीक है? ये आपको नहीं पढ़ना, पूछा नहीं था। इतनी जो सब पूछा था वो बता दिया गया। हम डायरेक्ट देखिए कहीं चलती है। जैसे मान लेते हैं आपका स्प्रिंग, ये स्प्रिंग आपका है, यहाँ से आप स्प्रिंग हो लगा गया, तो स्प्रिंग को हम क्या करते हैं खींचेंगे, तो घंटा दिख रहा है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं इनके जो कंपन है पास पास है, यहाँ पर क्या है दूर दूर है। ठीक, पास पास संपीड़न कहा जाता है, संपीड़न इसे कहते हैं विरलन। विरलन तो ये तरंगे कहे चलेंगे संपीड़न और विरलन के रूप में। लिखिए अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करते हैं। संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं जैसे इतने लोग बैठे हो, हम बोल रहे हैं आवाज जा रही है, कभी आवाज कब आपको कम सुनाई देती है, कभी ज्यादा सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वायु का क्षेत्र जो यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पर एक घनत्व ज्यादा हो गया। क्या हो गया? घनत्व ज्यादा हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा आपका संपीड़न हो गया। अब यहाँ पर वायु का क्या है, यहाँ पर कण दूर दूर यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पर आपकी धुन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम सामने भाई क्या है, हमारी धुन चलेगी, तो चलने के लिए एनर्जी चाहिए। जो धुन तरंगें क्या होती हैं, इनको ऊर्जा चाहिए। तो मैंने यहाँ से आवाज निकाली, आवाज जा रही है आप तक है, ऊर्जा होगी तो ही वहां तक पहुंचेंगे। तो यहाँ बार बार सामना करना पड़ता है, तो इनकी स्पीड कम हो जाती है, यहाँ स्पीड ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखना ये बात है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये तालाब है, ये तालाब में आप पत्थर डालते हैं, यहाँ पत्थर गिरा तो क्या होगा, आप देखते हैं ऐसे ऐसे तरंगे, है ना। तालाब पानी स्रोत तो डालते हैं, तो जब डालते हैं वहां क्या करेंगे, यहाँ पर पत्थर डालेंगे तो कुछ तरंगे आप देखते हैं इधर चली जाती हैं, सतह के ऊपर आपको ऐसे ऐसे दिखाई देती है, ठीक। इन्हें कहा जाता है ट्रांसवर्स, ठीक है। जब आप शांत जल में पत्थर डालेंगे तो सतह के ऊपर तरंगे दिखाई देती हैं, क्या होंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन कुछ तरंगे चलती हैं नीचे की तरफ, तो पत्थर कहाँ जा रहा है, पत्थर वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ उत्पन्न होती है लॉन्गिट्यूड, ऊंचा रहता है, ठीक है। जल की सतह तरंगें कौन सी होंगी, ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ होंगी। जल की सतह नीचे कौन सी होंगी, पानी के नीचे कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए, ठीक है। बताइए क्या बात है, हमसे पूछ लिया करो। देखिए इसको मैंने बताया अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ये आपकी क्या है, अनुदैर्घ्य। वो लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक। देखिए ये आपकी अर्थ हो गई थी, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो लाइन तो नीचे खींची है, बात समझिए, इसे लॉन्गिट्यूड लोग कहते हैं इसे, लेकिन ये देशांतर नहीं कहेंगे। देशांतर कहाँ मिलती है, मतलब कि क्षेत्र से यहाँ दो टच करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएंगे, हिंदी टाइम के लीजिए कंफ्यूजन हो कि अनुदैर्घ्य तरंगे और लिखे लाइन। जल की सतह पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ लीजिए। जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे, जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगे और जल की सतह से नीचे की ओर अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण लिख लीजिए, अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। तो नंबर 1, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग। सीधे पूछता स्प्रिंग तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी, अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य होंगी। दूसरा देखेंगे भूकंपी तरंगे, भूकंपी तरंगे कैसी होंगी, ये अनुदैर्घ्य होती है। अब भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है, कोई बच्चा बताएगा हमें। ये होते हैं पी तरंगे, प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी तरंगे या बोलेंगे पी। दूसरा सेकेंडरी या यस तरंगे। तीसरा बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि यल तरंगे, यल तरंगे। हिंदू धरातली बोलेंगे, धरातल। तो 3 प्रकार की जो होती है भूकंपी तरंगे, और इनकी चाल जो होती है 4 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनकी चाल होती है 4 से 6 किलोमीटर प्रति
इनकी चाल होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना लिख लीजिए आप। तो प्राथमिक बोलेंगे या पी तरंगे बोलेंगे? प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे, यस तरंगे, यस ऐसे पूछेगा। हाँ, पी तरंगे, पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। यहाँ सवाल दो बनते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और कहीं कहीं आपको बुक में मिलता है ये वाला लिखा हुआ 14 भी रहता है। 4 से 14 लिखिए, 12 14 ये सब अनुमान होता है। ठीक है, किसी बुक पढ़ोगे 10 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं की रहेगी। नोट कर लिया। ये सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा भूकंपी तरंगे चाल ज्यादा किसकी होती है? तो पी तरंगों की। अगला पूछता है ये सब दे दिया तीनों, इनमें से सबसे अधिक खतरनाक कौन सी होती है? बताइए, पहले ये लाइन बताएंगे। यल, यल आप लोग बताएं। यल, और आप लोग यल क्यों है? हाथ क्या बताइए, बता दीजिए अपनी बात। मैंने भूगोल में बताया होगा। हम सहमत हैं खतरनाक बहुत होती है। ठीक है, क्यों रीजन तो बता दीजिए हमें, आप बता दीजिए। सही कम दूरी तक का रहते हैं ना इसका। सही ठोस माध्यम में चलती है। नहीं, इससे मतलब सर इनका प्रभाव ज्यादा देर तक रहता है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, लोग को पढ़ा रहे समझ आ रहा है। अब हम एक गेट पूरा भागते हुए या पढ़ाते हुए चले जाए, भागते हुए, तो प्रभाव तो पड़ेगा कोई कोई पता ही नहीं चलेगा, रुकता जाए पढ़ा के चले गए। अब जब तरंगे निकलती यहाँ से इतनी तेज निकलती है, इतनी स्पीड होती है, बिल्डिंग को पता नहीं चलता कब आई कब चली गई, है ना। जैसे आपने देखा होगा तमाशे में एक गिलास रखता है, उसके ऊपर एक प्लेट रखता है, अंडा रखता है, तो प्लेट हटाता है, अंडा उसमें गिर जाता है, देखा है। उतनी स्पीड से हटाता है वो प्लेट को कि अंदर पता नहीं चलता है कि मतलब चीज हटाया गया है, वो उसमें नीचे गिर जाता है। और धीरे धीरे हटाएंगे तो क्या होगा, अंडा प्लेट साथ ही रहेगा। उसी प्रकार ये इतनी तेज चलते हैं कि पृथ्वी से जैसे अंदर आई तो बिल्डिंग जाती है, पता नहीं चलता, वो हिल तो जाती बिल्डिंग है, इतनी तेज आई चलेगी पता नहीं चला। लेकिन ये पता चलता है ज्यादा, इन्हें तो ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे बिल्डिंग को हिलाते हैं। जैसे हाथी चाल देखा है, हाथी घोड़े की चाल, हाथी ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे चलती है पूरी बिल्डिंग को हिलाती हुई इस प्रकार से। ठीक, और घोड़ा आया निकल गया पता नहीं चला आपको। तो सबसे ज्यादा जिसकी स्पीड कम होगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक, और जितनी ज्यादा होगी वो बिल्कुल खतरनाक है। वो तीव्रता अलग होती है। ठीक है, ये चाल की बात कर रहे हैं भूख की तरंगों की, मापी जाती तीव्रता सिस्मोग्राफ से, वो अलग होती। इतने स्केल पे इतना आया वो अलग चीज है। ये चाल जो होती तरंगों की होती, तो सबसे खतरनाक कौन सी हो जाएगी? ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये सबसे कम, ऐसे पूरी दे देगा, पूछ लेगा सबसे खतरनाक तरंगों के आधार पर घटता क्रम बढ़ता क्रम लगा सकते हैं आप। देखिए चाल सबसे कम और सबसे ज्यादा खतरनाक। तो आपने देखा दो प्रकार की तरंगें होंगी। तीसरी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग तो ये हम देख लेंगे स्प्रिंग में उत्पन्न, और हाँ चौथा है जल में। जल में, हाँ जल में दोनों में हो जाएगी ना, जल में तरंगे। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं कौन सी, ध्वनि तरंगे पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी। डाल लीजिए ध्वनि तरंगे, ये बना लिया सब लोगों ने, ये एग्जाम्पल सीधे हैं। तो ये भूकंपी तरंगे क्या हो जाएंगी, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंगे हो जाएंगी। समझना, ऐसे पूछता है एग्जाम में, यूपीएससी क्या पूछेगा,
भूकंपी तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला पूछेगा, ये मान लीजिए क्या बताया मैंने, भूकंपी तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। बी पूछेगा ध्वनि तरंगे आयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, कंपेयर करना, ध्यान रखना हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पर है यांत्रिक तरंगे। ये सब यांत्रिक तरंगे हैं और कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक अनुप्रस्थ। ध्यान रखना, ठीक है। सबको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। हाँ, यांत्रिक अनुदैर्ध्य है ना, हम क्या बोले थे? अच्छा ठीक, यांत्रिक अनुदैर्ध्य। और रश्मि उत्पन्न करेंगे तब अनुप्रस्थ हो जाएंगे। तो डाल लीजिए ध्वनि तरंगे, साउंड वेव। ध्वनि तरंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से बहुत क्वेश्चन लगते हैं। तो पहला सवाल बनता है कि जो ध्वनि तरंगे है ये क्या है? तो लिखिए, पहले लिखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। ये सवाल पूछा गया अपने विशेष में, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात देखेंगे, जब तरंगे चलती हैं कण के रूप में चलती हैं, है ना, तो कण आपस में टकराएंगे नहीं टकराएंगे, तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो कहती ऊष्मी तरंगे होती। लिखिए ध्वनि तरंगे ऊष्मी तरंगे होती है। एक अनुदैर्ध्य हो गई आपकी ध्वनि तरंगे, दूसरा ऊष्मी हो गई, तीसरा देखेंगे, तीसरा एक शब्द होता है ध्रुवण। यही पूछा गया एग्जाम में, ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण होगा कि नहीं होगा? देखिए इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहा जाता है ध्रुवण को। बताइए ध्रुवण होगा कि नहीं होगा? होगा। और प्रकाश में? प्रकाश में होगा और ध्वनि में भी होगा। तो दोनों में अंतर, प्रकाश में तो होता है। आप लोग बताइए ध्रुवण होता क्या है? देख पोल लिखा है, पोल मीन्स क्या होता है? खंभा, है ना भाई। ये क्या लगे, ये इधर तो नहीं लगे। ठीक, पोल माने क्या होता है? स्तंभ, खंभा होता है। खंभा कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, बिजली का पोल हो, जहाँ पे खंभे लगाए जाते हैं, पहले से मतलब ये पिलर डाले जाते हैं। ठीक, तो अभी खंभे तो है, ये ऐसे हैं, तो ऐसे कर दीजिए। तो कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो पोल क्या हो गए? सीधे। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता, नहीं चलता प्रकाश? प्रकाश देखिए, गेट खोलिए, सीधे लाइन बन जाएगी भैया। ठीक, प्रकाश कभी टेढ़ा नहीं चल सकता। प्रकाश में टेढ़ा चलता होगा तो कितनी बचत हो जाती है भाई। ये रूम के, एक घर के अंदर एक बड़ा सा बल्ब लगा देंगे 100 वाट का, लगा दिया, और प्रकाश घूम घूम करके सारे कमरे पहुंच जाता है ना। तो प्रकाश में ध्रुवण पाया जाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन हमारे ध्वनि में क्या ध्रुवण पाया जाता है? नहीं। ये पाया जाता तो अपनी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपको पढ़ाना है यहाँ पे, तो ऐसे खड़े होते, यहाँ पढ़ाते, तो हमारी आवाज क्या है? सीधी रेखा में जाती। आप फिर यहाँ आते हैं, उनके सामने खड़े होते, इनको पढ़ाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ध्वनि कहाँ जाती इसमें? सीधी जाती। ये लोग नहीं सुन सकते थे वहाँ पे। हाँ, अभी अपने घर पर खड़े हुए बोला बाबू, तो क्या करेगा बाबू? जिधर क्षेत्र में होगा तुम्हारा बेटा भागते आ जाएगा, जी पापा, है ना। आप पता लगे बेटा कहाँ गया है, सबके सामने जाओ, यहाँ आवाज लगाओ, फिर घूम घूम के आवाज लगाओ, है ना। प्रकृति ने कितना अच्छा बना रखा है। तो ध्यान में ये सब पूछा गया पीछे इसमें। हाँ, नाच नाच के सबको सिखाओ,
तो आगे लिख लेंगे ध्रुवण नहीं पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई सबको? एग्जाम्पल से घर में बल्ब लगा दीजिए, उसका उजाला कहाँ रहेगा? केवल उसी क्षेत्र में। और दरवाजा खोल के देखिए प्रकाश कहाँ जाता है? सीधे दिखाई देगा, कहीं मुड़ नहीं सकता है। टार्च देख लीजिए आप। तो प्रकाश में ध्रुवण पाया जाता है, सीधे रेखा में चलता है, और इसमें ध्रुवण नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता है, देखिए ऐसी कंडीशन होती है, ये जगह से चारों तरफ। अब इधर देखो, बोल रहे हैं किधर? बोर्ड की तरफ। आप लोग यह सुन रहे होंगे, है ना? अब टार्च यहाँ लगाए तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो दिखाई देगा वहां से। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक, ध्वनि तरंगें कैसी होती है? यांत्रिक और अवैध होती है, ये ऊष्मीय होती है, और इसमें ध्रुवण नहीं पाया। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, बाकी यहाँ कुछ समझने वाला ड्रामा नहीं। अब देख, तीव्रता के आधार पर ध्वनि तरंगें होती कितने प्रकार की है ना? देखिए, तीव्रता के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती है। तीव्रता के आधार पर ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती है। एक तो अपसर्ग तरंगें, आप समझ में आ रहा होगा, पढ़ेंगे सब लोग। अपसर्ग तरंगें, दूसरा सर्ग तरंगें, तीसरा हो जाएगा आपकी परासर्ग तरंगें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परासर्ग ऐसा डायग्राम बना ले, नीचे लिखते चलेंगे आप, ठीक है? तो अब देखिए, मैंने कहा तीव्रता के आधार पर, क्या कहा? तीव्रता, देखिए तीव्रता होती 0 से 20 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज क्या होती है? तीव्रता की इकाई होती है। आप रेडियो देखते ऊपर लिखा होता है इतने मेगा हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज, जो आपको सुनना होता है ना? इनकी आपत होती है 20 से 20,000 तक। 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज हिंदी में लिख लेंगे, चाहे एच बना दीजिए। इनकी होती है 20,000 से ऊपर, 20,000 से अधिक। तो ये तीव्रताएं होंगी। ये तीव्रता होती क्या है? कोई बच्चा बताएगा? एक सेकंड में कंपनों की संख्या जो होती है, ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं, तो 1 सेकंड में, ठीक, जो ध्वनि है, कंपन है, कंपन तो निकलती है आवाज। देखो, आप बोलेंगे तो कंपन निकलते हैं, ये कंपन है, ठीक। तो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी संख्या होती है। यहाँ 1 सेकंड में 0 से 20 तक होती है। तो वैसे बोलेंगे, सुनाई दिया? ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 0 से 1 सेकंड में 0 से 20 चक्कर लगेंगे, तो आप हमारी आवाज नहीं सुन सकते। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं तीव्रता। ये आप व्यक्ति नहीं सुन सकता, ठीक है? मनुष्य नहीं सुन सकता है। सुन कौन सकता है? नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है, जो हमारा गैंडा होता है, वो 5 हर्ट्ज सुन लेता है। ले लीजिए, कितना सेंसिटिव होगा सोचिए। गैंडा जो होता है कितना सुन सकता है? गैंडा लिख लीजिए, 5 हर्ट्ज तक। ऐसे हर्ट्ज लिखेंगे आप लोग, ऐसे हर्ट्ज, या इधर लिखेंगे यट जेड। हो गया, ठीक है? और उसके अलावा ले लेंगे, मनुष्य को लिखना ही नहीं, ठीक है? मनुष्य को लिखना ही नहीं, जहां होगा वही लिख लेना आप लोग, ठीक। और इसमें तरंग उत्पन्न कौन करता है?
हाथी लिख लीजिए, हाथी और व्हेल लिख रहे हैं। हाथी और व्हेल मछलियां, हाँ हाथी, एलिफेंट एंड व्हेल ये उत्पन्न करते हैं इस प्रकार की तरह। यहाँ लिखेंगे मनुष्य सुन सकता है, ये मानव सुन सकता है, मानव सुन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत करना है इस पर, इसका यूज बहुत है, इसका प्रयोग बहुत है आपके दैनिक जीवन में, ठीक है। हाँ, तो ये चमगादड़ जो होता है वो 1 लाख का उत्पन्न करता है। करता क्या है, ठीक, वो तरंगे उत्पन्न करता है 1 लाख हर्ट्ज तक, जाती है सामने टकरा कर वापस आ जाती है परावर्तित होकर के, तो वो आगे नहीं जाएगा, रास्ता बदल देता है। ये उसने उत्पन्न किया और सीधे चली गई तो चलता रहता है चमगादड़, ठीक है। तो ये लोग कौन कौन सो सकते हैं, हमारे पास एक है, देख लेंगे बीबी सी डी डी है ना, बीबी सी डी डी है ना। तो ये ध्यान रखना, ये तो बी से हो जाएगा बैट, बैटमैन नहीं, बैटमैन चमगादड़, और बी से बर्ड, चमगादड़ बर्ड होते हैं लेकिन मैमल्स में आता है, स्तनधारी में आता है। सी से कैट, डी से डॉग, डी से डॉल्फिन, ये ध्यान रखना। बी सी डी डी है, हाँ, बैट बर्ड डॉग, ठीक है। क्या चलिए आप देखिए, बस सीधे यहाँ लिख लीजिए इनका प्रयोग, डाल लीजिए क्या प्रयोग, यूज कहाँ है, यूज, हाँ पराश्रय तरंगों के प्रयोग, उसके नीचे लिख लेना, क्या लिख लीजिए, देखा हो तो नीचे 11-12 पॉइंट आपको लिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे सवाल पूछा इनका दैनिक जीवन यूज कहाँ है। तो ये तो यूज होता है क्या, सोनार में, नाम सुना है, बहुत आपको जगह एग्जाम में, सोनार में, इसमें SONAR, देखिए सोना 3 शब्द लिखे हैं, यस से होता साउंड, हिंदी में लिखना सोनार, सोनार नहीं तो सोनार, हाँ ठीक है। ये साउंड क्या हो गया, देखिए साउंड, यन से नेविगेशन, नेवी रेंजिंग, ये फुल फॉर्म इसका साउंड नेविगेशन रेंजिंग। हाँ, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं सोनार का, हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए समुद्र में है, कोई पनडुब्बी सामने से आ रही है, पता लगाने की, समुद्र गहराई पता लगाने के लिए, ठीक है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु पता लगाने के लिए, पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, इसके लिए तो यहाँ नीचे लिख लेंगे आप लोग। अगला 2 नंबर सीधे पूछता है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किससे लगाते हैं, हाँ कौन सी तरंगे निकलती वहां से, पराशर तरंगे। तो अगर लिख दिए दूसरा, समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाया जाता है, सेकंड नंबर पर, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पनडुब्बी, हाँ समुद्र में डूबी वस्तुओं, पनडुब्बी और गहराई का पता लगाया जाता है, 3 पॉइंट लिखना एक ही में। समुद्र की गहराई और पनडुब्बी का और डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है, एक ही लाइन में 3 पॉइंट, किसके द्वारा, हाँ सोनार क्या यंत्र हो गया आपका, और तरंगे कौन से निकलेंगे वहां से, पराशर निकलेंगे। अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, इंग्लिश में लिखना कहीं पूछ सकता, अल्ट्रासोनिक होती है, क्या होंगी, अल्ट्रा
अल्ट्रासाउंड, ठीक। इसी से बना अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कौन सी किरणें निकलती है? यही लिख लीजिए, अल्ट्रासाउंड वेवला। सब सुना होगा अल्ट्रासाउंड, हमेशा कराते हैं जो स्टोन होता है किडनी में। अगला देखिए, एक होता है लिथोट्राप्सी। क्या बोलते हैं? लिथो में क्या होता है? पत्थर, ट्राप्सी में तोड़ना। जो गुर्दे की पथरी तोड़ी जाती है, लिख लीजिए, गुर्दे की पथरी इन्हीं तरंगों से तोड़ी जाती है। या हिंदी में अंग्रेजी में लिखेंगे लिथोट्राप्सी लिख लिए, या पूरा लिखेंगे गुर्दे की पथरी इन्हीं के द्वारा तोड़ी जाती है। या गुर्दे की पथरी तो तोड़ना। उसके अलावा जैसे हम तो लोग गरीब सब लोग यहाँ पे, टीचर भी और आप लोग भी, है ना। जो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं तो कपड़ा धुलवाते हैं, जो कीमती कपड़े होते हैं उनकी धुलाई इन्हीं से होती है ना। यहाँ भी नहीं, इतना कहाँ महंगा रखेंगे लोग, ठीक है। लेकिन कीमती बात कर रहे हैं, जनरली नहीं। लिख लेंगे कीमती कपड़ों की धुलाई। कीमती कपड़ों की धुलाई इन्हीं के द्वारा की जाती है। और देखिए, जो कारखाने होते हैं, चिमनी जो लगी होती है, ठीक, उन्हीं की सफाई होती है। लिख लीजिए, कल कारखानों की चिमनियों की सफाई। कल कारखानों की, खानों के चिमनियों की सफाई। चिमनियों की सफाई। इसके अलावा देख लीजिए, अमेरिका में इसका यूज क्या है? अमेरिका में जो दूध होता है ना, हम दूध से बैक्टीरिया मारे जाते हैं। लिख लीजिए, अमेरिका में दूध में बैक्टीरिया मारे जाते हैं तरंगों से। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया कैसे मारते हैं? गरम करके उबालते हैं। ये तो तरीका गलत है ना। जब हम दूध बॉयल करते हैं, बॉयल कब होता है? जब टेम्परेचर होगा 100 सेंटीग्रेड। और आप पढ़े जानते हैं, यदि किसी खाद्य पदार्थ का टेम्परेचर हम कर देते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें जितने एंजाइम होते हैं सब मर जाते हैं और पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। तो दूध पीते क्या, उसमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, बाकी सब गया सब काम से। जो बैक्टीरिया होगी इन्फेक्शन कर देंगे ना। अब करते क्या, देखिए हम बताते आपको, सुन लीजिए। जब आप दूध लेने जाते हैं, लेना आज यही तक आधा घंटे का, ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकृत मिल्क, लिखा होता है। आप समझ लो यहाँ पर थोड़ा, पाश्चुरीकृत मिल्क ऐसे लिखा होता है, लिखा होता है। कभी आपने सोचा कि गुप्ता जी पढ़ाएंगे इसके बारे में? हाँ, देखिए, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में। कैसे पूछता है? पाश्चुरीकरण जो होता है, पाश्चुराइजेशन 2 प्रकार का होता है, ठीक, 2 प्रकार का। एक जब जितना आपको मिल्क पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एक तो होता है, ये दूध को आप बॉयल करना है, ठीक, करना है 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दूध कितना भी उसको बॉयल करेंगे नीचे से, कितना 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने समय के लिए? 30 मिनट तक। क्या कहा आपने? 30 मिनट तक। दूध को 30 मिनट तक बॉयल करेंगे 72.5 डिग्री पर। जब बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर लगा होता है थर्मामीटर, वो बताएगा इतने पे आ गया है, तब उतने आप हीट कम कीजिए और 30 मिनट गर्म करते रहिए। दूसरा कंडीशन होता है
कि हम 72 सेकंड या 71.7 डिग्री पर कितना दूध को गर्म कर दें, कितना 71.7 या 72 कहीं मिलता है उसमें है। और कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। हाँ, सेकंड के लिए गर्म करिए, बस स्टार्ट कर दीजिए। इतने टेम्परेचर बैक्टीरिया मर जाएंगे सर। ठीक, लेकिन सर आधे घंटे तक तो दूध का खोया बन जाएगा, पता नहीं चलेगा। खोया कब बनता है? बॉयल कब होगा? जब टेम्परेचर 100 होगा तभी तो बॉयल होगा वो वहां से। ये क्यों बोल रहे हैं? पानी कब बॉयल होगा? जब का टेम्परेचर 100 होगा तभी तो। तो यहाँ क्या खोलने लगे यार? कैसे खोलेगा? हाँ, लेकिन देखिए जैसे आप सुन लो, ये आपका प्राइडल हो गया, इसमें आपका मिल्क कितना भरा हुआ है, समझो। ये आप उस्मा नीचे दे रहे हैं तभी तो खोलेगा ये। सुन लीजिए हमारी बात, ये पहले घर का काम कर लेना पड़ेगा। पानी भर लेना है जनाब, गरमा देना, ये डाल लेना इसमें मीटर एक, ठीक। पहले जहाँ कितना भी तेज कर देना, ठीक। जैसे यहाँ पर दिखा दे 60.5, अब यहाँ कंट्रोल कर देना। ये क्या करें? उस्मा कम कर देंगे इसकी, तो इतने रुक जाएगा वो, बॉयल नहीं होगा, ठीक। जब उस्मा बराबर देते रहेंगे इसको, तब ये 100 होगा, तभी तो बॉयल होगा पानी आपका, तोड़ेगा पानी भाप के रूप में, समझ गए? तो इतने पे करेंगे इतनी देर तक। खोया कब बनता है? जब उसमें का पानी हम उड़ाते हैं, उसमें क्या दूध का, है ना, पानी उड़ाएंगे तभी तो खोया बनेगा वो हमारा। ये तो पूछा जाता है 5 सेकंड के लिए क्या होगी? ये दूध को 30 मिनट तक गर्म करना है इतने टेम्परेचर पर, और इतना करेंगे तो 15 सेकंड। ये कहलाता है 5 सेकंड। ये बैक्टीरिया मारने का तरीका भारत में करता है। अमेरिका क्या करते हैं? वहां पे दूध लिया, सीधे छोड़ दिया उसमें, तरंगे सब बैक्टीरिया नष्ट, तरीका अपना अपना। तो आ जाते हैं दूध पे नोट कर लेना एक हिसाब से, ठीक है। ये सही तरीका। अभी अपने भाई टेक्नोलॉजी है कहाँ? धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा। तो तमाम प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसमें, ठीक है। ये लाइसोजाइम एंजाइम कितना बढ़िया इसमें होता है। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है दूध में। सुन लीजिए, देखिए, एक दूध में कौन सा एंजाइम होता है? ये पूछा गया एग्जाम में, लाइसोजाइम दूध में होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये तो पाया जाता है आपके टीयर्स में, आंसुओं में, आंसू पाया जाएगा। दूसरा सलाइवा, लार जो आपकी है, और तीसरा आपका मिल्क में पाया जाता है। 3 जगह ये एंजाइम पाया जाता है, और काम वही इसका होता है, बैक्टीरिया को मारना। जब आप खाना खाते हैं तो खाना मुंह में रखते पहले हैं, ठीक है। बच्चे बताओ या ना बताओ, वो सब जानता है। जैसे खाना मुंह में रखते हैं तो आप खाना क्या करते पहले? आप ऐसे निगलते नहीं है, क्या करेंगे? पहले चबाते नहीं, पहले उसको जीभ से पूरे मुंह में घुमाते हैं। उसको घुमाते इसलिए ताकि उसमें लार लग जाए। लार लगने का तरीका ही होता है, लार लग गया, ठीक। खाना आपका अम्लीय हो गया, लार अम्लीय होती है। दूसरा कारण ये हो गया, खाना चिकना हो गया। तीसरा हो गया, बैक्टीरिया मर जाएंगे सब, ठीक। कभी आप चावल ऐसे, दाल चावल ऐसे लेकिन निकले जाएगा नहीं आपका, ठीक। सबसे पहले जबान से ऐसे पूरे मुंह में को सैर कराते हैं ताकि लार लग जाए। ये सब जानते हैं आप लोग हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी जानता है ये बात। हाँ, दवाई नहीं जाती। हाँ, देखिए लार कितना है ना, और लार हरदम निकलती रहती है। दूसरे नंबर ये सलाइवा लार है। ये हो गया आंसू, आपके आंसू पाया जाता है, आंसू पाया जाता है, लार पाया जाता है, और दूध पाया जाता है। और काम 3 जगह होता है बैक्टीरिया को नष्ट करना। हाँ, ये सब तमाम बातें मिल जाती हैं, ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक। तो बैक्टीरिया हम ऐसे दूध को शुद्धिकरण कर सकते हैं, ये तरीका है। चलो अपने मुद्दे फिर आ जाते हैं। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट मिला कर नोट कर लिया करो, कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना आप लोग। हाँ, कोई भी एग्जाम हो। तो अब जैसे आप दूध लेने जाओगे शाम को, देखोगे उस पर लिखा है कि नहीं लिखा है। नहीं लिखा तो मत लेना। सब पे
पर लिखा होगा। सर मेरे यहाँ गाय है। गाय है। इसके गाँव है। मार्कस लिख दे। हाँ ठीक है, ऊपर लिखा होता है पास्टिव पेट वही, ठीक है। गाय मेरे को पनीर तो सर ताजा दूध माँ को हाँ। पैसा खिलाएंगे। हाँ तो थोड़ा बहुत मैं आपको पेट का करना है, इतनी पैसा खर्च कर देना 30 रुपये। लिख देना कॉस्टिंग। चलिए ये हो गया मिल्क का। आला देखिए, उसके अलावा आप देखते हैं जब जहाज आते हैं उड़ने वाले प्लेन, कितना कोहरा होता है उड़ा करते हैं, ठीक है। तो देखिए हवाई अड्डों पर कोहरे की धुंध को साफ किया जाता है। हवाई अड्डों पर कोहरे की धुंध को साफ किया जाता है। और गठिया रोग नाम सुना है? हाँ, गठिया रोग का इलाज, ठीक है, गठिया रोग का इलाज किया जाता है। लिख लीजिए। गठिया रोग का इलाज किया जाता है। और ऐसे तमाम आपको लिखाती है। इसके अलावा देखिए जो लीवर होता है, बोरी होता है, इसकी इमेज बनाई जाती है। ये लीवर बोरी की इमेज बनाई जाती है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यकृत और ओरी हिंदी में क्या बोलते हैं, ओरी की इमेज बनाई जाती है, ठीक। हो गए 7-8 दिन बहुत हो गए, सब मिल जाएंगे एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए प्रभाव उनका धुन तरंगों का, ठीक। प्रभाव क्या होगा, प्रभाव देख लीजिए, फिर 4 बता देते हैं, ठीक। प्रभाव देखिए पहले, ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर, ये पूछा क्या सवाल में, यदि हम वायुमंडल का टेम्परेचर कितना बढ़ा दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, आइए कितना बढ़ा दें, यदि वायुमंडल का ताप किसी स्थान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो ध्वनि की चाल जो होती है 0.61 मीटर प्रति सेकंड इतनी वृद्धि हो जाती है। लिखिए, तो ताप का प्रभाव से पड़ता है, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होगी भाई, मैंने ताप बढ़ाया, समझिए हमारी बात। ये वायुमंडल यहाँ है, इसका ताप कितना बढ़ा देंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो लिखिए, यदि माध्यम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि माध्यम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। क्लियर। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि ताल में क्या होगा, क्योंकि वृद्धि हो जाएगी। और ध्वनि की ताल होती कितनी है, हम बोल रहे हैं, आप लोग खटा कर सुन रहे हो यार, है ना, बिना सोचे समझे। तो ताल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। लिख लीजिए, ध्वनि की सामान्य चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और इसे कहा जाता है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ का, इसे क्या कह सकते हैं, एक यम का होता मैक, बोलते हैं मैक। क्या बोलते हैं, मैक। जो आपकी जो मिसाइलें होती हैं उनकी स्पीड हम मापी जाती है मैक में।
तो एक मैक का मान कितना होता है 332 मीटर पर सेकंड, या इसे निकाल सकते हैं घंटे में कितना हो जाएगा 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम जो आवाज निकालते हैं इतनी स्पीड इसकी है। दोनों लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड में लिख लीजिए, क्या एक मैक कहा जाए, ठीक है। ध्वनि की चाल कितनी होती है मान 332 मीटर पर सेकंड, या एक मैक, या 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात क्लियर हो गई, ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। सवाल सीधे से पूछता है, ठीक है, किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए 25 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है कितनी है चाल हमारी, कितनी चाल है 332 है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे 0.67 × 25 गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसमें ऐड कर देंगे, चार हो जाएगी, ठीक है। आपको पता मैंने क्या कहा, एक डिग्री ताप बढ़ा कितना बढ़ता है 0.61 मीटर पर सेकंड, स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ाना कितना 25 बढ़ाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आएगा इसमें प्लस ऐड कर देंगे, चार हो जाएगी। ऐसे सवाल हमने बहुत पूछे आते हैं। जैसे 10 किसी माध्यम का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी, तो उसमें लिखे होते हैं कितनी कितनी, तो आप निकाल सकते हैं। तो अब लिख लीजिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल चाल देख लीजिए। तो चाल सबसे ज्यादा कहाँ होगी, लिखिए देखिए, ध्वनि की चाल का घटता क्रम, तो सबसे ज्यादा ठोस में होती है, सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, उससे कम होगी द्रवों में, उससे कम गैस में। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ठोस में, द्रव में और गैस में, लेकिन निर्वात में शून्य होगी, कि निर्वात में माध्यम नहीं है कोई, तो लिख लीजिए ध्वनि की चाल सबसे कम कितनी होती है, इसे लिख लेंगे 0 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में ध्वनि की चाल हो गई है विज्ञान की भाषा में, ठीक है, 0 का मतलब नहीं, तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड मतलब होती नहीं है। और निर्वात में सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, प्रकाश की चाल होती है, वो पढ़ाएंगे आपको, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। तो सबसे ज्यादा कहाँ चाल होती है, ठोस में, किस ठोस में, एल्युमिनियम में, तो पूछा जाता है सबसे ज्यादा चाल कहाँ होगी, एल्युमिनियम में, कितनी होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड, 6420 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है, किसमें, ठोस में। और सबसे ज्यादा किसमें होगी, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। 2 नंबर पर आता है निकिल, निकिल जो होती है 62 के आसपास, निकिल होते हैं 60-20 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 पे आता है ये क्या बोलते हैं, स्टील के लगभग 57 के आसपास होती है, 5730 या 20, ठीक है, ध्यान रखना। और 4 नंबर है ग्लास, ग्लास में क्या बोलते हैं, कांच, कांच की लगभग 5600 के आसपास होती है, ध्यान रखना। और उसके बाद कांच पर आता है आयरन, आपका लोहा, या आयरन बोलेंगे। तो ये होता है 5130 मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना हम लोग, ये वाला एल्युमिनियम का
यहाँ ध्यान रखना पूछता है ये कांच में ज्यादा होती है चार्ज इससे लोहे से। ये तो जनरली बात हो गई, ठोस की हो गई। नोट कर लिया। ये इसी के पास होता है, इससे मान लीजिए 5600 लिखा, 36 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, तो ये डाटे मतलब की चेंज हुआ करते हैं हर किताब में। लिख लिया। अब दोनों देख लीजिए, समझा किसी में होगी। पहले देख लेंगे हम सी वाटर। सी वाटर का मतलब होता है समुद्री। 1533 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना है। फिर होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इसे कहते हैं आशुद्ध जल। 1493। और फिर जो हमारा होता है वाटर, कौन सा वाटर? हाँ, जो पीने वाला वाटर, ठीक। 1490, ध्यान रखना इसे डाटा बिल्कुल। और एक होता है गैस, भाप जो होती है, भाप में 405। ये डाटा इसमें नोट कर लेना पूरा। ये पूछा सकता है सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर और क्या डिजिटल आशुद्ध जल होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी हाथ आपने पूछा है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक भगोना है, आपने इसमें क्या भर दिया? जल भर दिया आपने, भर दिया। यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा ऊपर? भाप। इस भाप को, ये बंद आपका हो गया, और इस भाप को हम एक बोतल में क्या करेंगे? एक बोतल में भर लेंगे ये। तो यही इसमें जो भाप एकत्रित होगी, भाप बन जाएगा पानी, वो हमारा आशुद्ध जल होता है, ठीक। ये पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि जब बॉयल करेंगे तो केवल यहाँ क्या आएगा? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। इसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट शुद्ध नहीं होता, पीने योग्य नहीं होता, ध्यान रखना। सुनिए, अशुद्ध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कुछ नहीं है। जितने इसमें एलिमेंट घुले होते हैं सब वो नीचे बैठ जाएंगे, वो भाप में नहीं उठते हैं, इसीलिए पीने योग्य नहीं माना जाता है। ये सवाल टेस्ट में पूछा गया था, दिया था आपने, क्या किया था? गलत हो गया होगा। हाँ, ठीक है। वर्षा का देखिए, जब प्रदूषण नहीं था तब शुद्ध होता था, अब नहीं। अब सुनिए क्या हुआ, जितनी फैक्ट्री लगी है, सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग बात सुन लीजिए पहले, फिर यही क्वेश्चन मिल जाते हैं। में सर ने बताया पानी बरसात हो रही है कि यहाँ नीचे क्या लगी? फैक्ट्रियाँ। कौन से क्या निकलेगी फैक्ट्री से? सल्फर डाइऑक्साइड जाएगी आसमान में, है ऊपर, और ऊपर की जाए किससे हुई? जल से। यस, क्या बन गया यहाँ पर? ये बन गया H2SO4। ये गिरता है पृथ्वी पर नीचे, और जितने उड़ते हैं वायुयान, जेट उड़ते हैं, वहां से निकलते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और उस पर क्या है? जलवाष्प उस पर भी है ना। ये क्या निकलता है? SN3 बनता है। ये सब आते हैं पृथ्वी पर, यही कहलाता है अम्लीवर्षा। जब प्रदूषण नहीं था तब तो वर्षा का पानी शुद्ध माना जाता था, लेकिन जितने प्रदूषण हो गया तब वैसे आसमान में जल से क्रिया करती है। आज आप देखिए आगरा का ताजमहल, उस पर कैंसर हो गया, स्टोन कैंसर हो गया, चिटक रहा है। क्यों? हाँ, क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। ध्यान रखना है सब, ठीक है। तो ये सब अब एक क्लास लेंगे, प्रदूषण बता देंगे आपको, सब क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, भाप का हो गया, ठीक। अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जरा इसे बंद कर दीजिए। हम चाह रहे थे पूरा हो जाए, लेकिन पूरा हो नहीं पाया है।